स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो ये कहाँ पर है? ये जो है गवर्नर का ऑफिस। एंड गवर्नर जो है, ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी विद इन स्टेट। एंड आर्टिकल 153 टू 167 जो है, दिस इज डेडिकेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। और उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? देर इज अ गवर्नर, देर इज अ चीफ मिनिस्टर, देर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देर इज एन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एंड अनलाइक एट द सेंटर, देर इज नो वाइस गवर्नर। वाइस गवर्नर का कंसेप्ट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है सेंटर में। बट स्टेट में वाइस गवर्नर का या डेप्यूटी गवर्नर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, देर इज ओनली वन गवर्नर। गवर्नर का रोल क्या है? इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ही ऑपरेट्स इन ए नॉमिनल और टाइटुलर कैपेसिटी। तो सीएम जो है, ही इज द डी फैक्टो हेड के, चीफ मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड, वेर एज गवर्नर जो है, ही इज द डी योर हेड। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। जैसे आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन होता है सेंटर पे, वैसे ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर का स्टेट में होता है। Additionally, the governor acts as an agent of the central government, embodying a dual role. And the seventh Constitutional Amendment Act allows for a single person to be appointed as governor for more than one state. एक आदमी जो है, एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। हाउ हाउ दे आर इलेक्टेड? इनडायरेक्टली इलेक्टेड वाया PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यस और नो? Governor is elected via indirect election. The governor is not elected, my friend. Please remember this. एक चीज आपको याद रखनी है, अनलाइक द प्रेसिडेंट, द गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अपॉइंटेड। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीपल, द गवर्नर इज नेवर इलेक्टेड। ओके। So appoint governors are appointed by the president not through direct election by the people or even an electoral college. This is made as a nominee of the central government. ये नॉमिनेशन है, दैट्स इट। ओके। ये क्या है? नॉमिनेशन है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। ऑल राइट। देखिए यूटी क्या होता है? ओके। यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी, वो किसके अंदर आता है? इज डज इट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट? डज इट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट? वो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंटर के अंदर आता है। तो उस केस में जो है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में? सीएम के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में? यूनियन के हाथ में। प्रेसिडेंट साहब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ओके। वहां पर जो है प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो ये जो टाइटल है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर का, ये बेसिकली देखा जाता है, ओके, ये इसीलिए देखा जाता है कि इसका रोल यूनिक होता है। इसका रोल यूनिक होता है और यूनियन गवर्नमेंट के ओवरसाइट को इंप्लीमेंट करता है। क्या करता है? यूनियन गवर्नमेंट के ओवरसाइट को इंप्लीमेंट करता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां कहां यूज किया जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां कहां यूज किया जाता है? ऐसे यूनियन टेरिटरी में जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ऐसे यूनियन टेरिटरी में विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके। ऑलराइट। तो ये कहां कहां पे मिलेगा आपको? ओके। ये जो है आपको, ऑलराइट, ये जो है आपको बेसिकली दिल्ली में मिलेगा, पुडुचेरी में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। ओके। ऑलराइट। तो ये जो है बेसिकली, अब लद्दाख में भी है, आई थिंक लद्दाख ऑल्सो हैज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली। इसको छोड़ के, ओके, इसको छोड़ के अगर आप देखेंगे, तो चंडीगढ़ हो गया, दादरा नागर हवेली दामन दीव हो गया और लक्षद्वीप हो गया, वहां पर हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। वहां पर हम क्या बोलते हैं? दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके। ये अंडमान जो है, वहां पर भी जो है, ऑल्दो इट इज अ यूटी विच डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली, बट व्हाट इज दैट, वहां पर जो है अंडमान एंड निकोबार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अंडमान एंड निकोबार जो है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ऑल राइट। तो वहां पर भी हम देखते हैं दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट समबडी हु इज वेरी वेरी सीनियर। ओके। हु इज व्हाट? हु इज
वेरी वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड होते हैं, या आईपीएस ऑफिसर्स या आईएफएस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, उनको जो है बना दिया जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है वहां पर रोल होता है। ओके, तो तीन जगह जो है हम कहाँ देखते हैं जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। एक लक्षद्वीप हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, दादरा नागर हवेली दामन एंड दीव, एंड एक चंडीगढ़ हो गया। बाकी हर जगह पे वी हैव ए लेफ्टिनेंट गवर्नर डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी। उस यूनियन टेरिटरी का कितना कॉम्प्लेक्सिटी है और इंपॉर्टेंस है, उसको देख के जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, and it is just a designation which also shows that कि यूनियन इज इन बेटर कंट्रोल ऑफ द एरिया। वेयर एज स्टेट में क्या यूनियन पूरा तरीके से कंट्रोल करता है, सम कंट्रोल इज देयर, बट पूरी तरीके से नहीं। चीफ मिनिस्टर हैज मोर कंट्रोल। ओके, सो इट्स अ डेजिग्नेशन, यू कैन से लाइक दिस। ओके, जो बेसिकली सिग्नल करता है व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन। So, despite being appointed by the center, Supreme Court has clarified in the Hargobind Pant case that the governor's office is a constitutionally independent entity and it is not subordinate or controlled by a central government. Is this correct on ground? On ground जो है, okay, ground जो है, हम क्या देखते हैं? On ground, what we see is that governor can he be recalled anytime? Can governor be recalled anytime? Hmm? Can that person, okay, can that person be recalled? Yes. On ground जो है, on ground they have all the power, but for maintaining the decorum of the governor's office, in the Har Govind Pant case, it was said that कि governor is not subservient. Okay, governor जो है, he is not subservient. Okay, ठीक है, I hope this is clear. That is GB Pant. No? That is GB Pant, right? Har Gobind Pant, right? That is, I think, that is a different case that you are talking about, right? ना ना, ठीक है। सो ये समझ में आ गया, बट ऑन पेपर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस है। ओके, on paper there is constitutional independence, but on ground he is a nominee and is controlled by the center. Why there is no direct election? Because this is incompatible with the parliamentary system. There can be potential conflict between governor and the chief minister. The nominal role of governor does not justify the expense of direct election. Direct election based on personal issue do not serve the national interest, and elected governors might not remain neutral, which will affect their impartiality. So ये सारी जो है केसेस हम देखते हैं, इसीलिए हम इलेक्शन के लिए नहीं, नॉमिनेशन के लिए गए। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर का? यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years। और सरकारिया कमीशन ने कुछ एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन दिए हैं विच आर फॉलोड। ही शुड बी समबडी हु इज एमिनेंट इन सम वॉक्स ऑफ लाइफ। ही शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अब समझ में आया? आनंदी बेन पटेल फ्रॉम गुजरात गोज टू यूपी। ओके, ये समझ में आया आपको? आर एन रवि गोज टू तमिलनाडु। सो इस तरीके से जो है, यस, इस तरीके से ऊपर नीचे जो है आप जा सकते हैं। He should be a detached figure, not intimately connected with local politics. Should not have been an active politician recently, especially not heavily involved in politics in the recent past. So generally it is followed, but these are mere recommendations. And ideally, a politician from the central ruling party should not be appointed as a governor in a state run by a different party or coalition. मतलब कोई भी बीजेपी का फॉर्मर मेंबर बंगाल, हिमाचल, कर्नाटक जैसे स्टेट में नहीं जाना चाहिए। मतलब जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, वहां पर बीजेपी के मेंबर्स को आइडियली नहीं बनाना चाहिए। ओके, आइडियली, बट दिस इज ऑल द टाइम दीज रूल्स आर ब्रोकन।
एक रीजन ये भी है why IAS officers are preferred as governors, because they do not have any political affiliation. So many IAS and even IPS officers, okay. Selection and appointment process की हम बात करें, so effective consultation with the state chief minister is recommended during the selection of a governor, possibly amending Article 155 to prescribe this consultation within the constitution itself. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप गवर्नर बना रहे हैं, उसके पहले चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके गवर्नर बनाना चाहिए, ताकि कोहेजन रहे बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर. क्या ये चीज फॉलो होती है? क्या ये चीज फॉलो होती है? द आंसर इज नो. ये चीज जो है फॉलो नहीं होती है, लेकिन करना चाहिए ऐसा बोला जाता है. एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and Speaker of Lok Sabha may be consulted informally and confidentially by the Prime Minister during the selection process. ये होती है? नहीं होती है. This is not a, these types of consultation with the CM, Vice President, Speaker is not a constitutional obligation as such, और वो follow नहीं होती है. Oath or affirmation. Oath or affirmation. So upon assuming office, governor must make and subscribe to an oath. और ओथ ऑफ ऑफिस कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट अवेलेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, then senior most judge available of the high court will sworn in the governor. What are the conditions of office? So he cannot be a member of either house of parliament or state legislature. अगर उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज ए गवर्नर, so they are deemed to have vacated their office. Okay, they have deemed to have vacated their seats in the parliament or the legislature. Then no other office of profit. The governor cannot hold any other office of profit. Official residence. So he is entitled to use the official residence, that is Raj Bhavan, without the payment of rent, which is very similar to the president. He is also entitled to use the Rashtrapati Bhavan without rent. Okay. इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की अगर मैं बात करूं, तो इनकी सैलरी 3.5 लाख रुपए पर महीना है, विच इज हायर देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर. देन गवर्नर ऑफ मल्टीपल स्टेट्स. सो व्हेन अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस आर शेयर्ड बाय द स्टेट्स एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. मान लिया कि आंध्रा और तेलंगाना की एक गवर्नर है, आंध्रा एंड तेलंगाना के एक गवर्नर है, तो जो सैलरी 3.5 लाख रुपए की है, दैट विल बी शेयर्ड. ओके, दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड बाय द बोथ स्टेट्स. एंड इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस. ठीक है, इनका जो है 3.5 लाख रुपए से कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता. And governor, like president, he enjoys personal immunity from legal liability for his official acts. He is immune from criminal proceedings and cannot be arrested or imprisonment during their term. लेकिन जैसे प्रेसिडेंट का होता है, उसी तरीके से इनके अगेंस्ट भी सिविल प्रोसीडिंग्स चल सकती है आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस. ओके. A governor is appointed for a term of 5 years, and governor serves at the pleasure of the president, मीनिंग द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर एट एनी टाइम. तो गवर्नर कहां इंपीच होता है? गवर्नर का इंपीचमेंट प्रोसेस कैसे चलता है? द गवर्नर इज नॉट इंपीच्ड और रिमूव. द गवर्नर ओनली कैन सर्व एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट का प्लेजर है, द गवर्नर कैन सर्व. गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय सबमिटिंग ए रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट. तो ये जो गवर्नर होते हैं, दे कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन, या इनको रिमूव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इज द प्लेजर लिटरल? इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लिटरल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? द आंसर इज नो. अगेन एड एंड एडवाइस. ये जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर.
Supreme Court has clarified the pleasure of president is not justiciable. It means that governors do not have a fixed term of office or security of tenure. मतलब क्या होता है, अगर आज के डेट में टुडे इन द इवनिंग if the president says that बिहार के गवर्नर is no longer the governor, तो can the Bihar governor go to the court challenging the president's discretion? The answer is no. Please remember, removal of the governor is not subjected to judicial oversight, and there is no specified grounds for removal. So constitution does not specify the grounds for removal. Okay. So ऐसा होता है कि जब जैसे 2014 में आपके बीजेपी की सरकार आई थी, सो बीजेपी इट रिमूव्ड द many of the Congress appointed governors and they put their own people. Okay. नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी कोई पावर नहीं होता. ओनली एंड ओनली द रीजन दैट यू कैन गेट अवे इज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके. उसके बिना जो है ना आप सर्व कर सकते हो अगर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कंटिन्यूअस है. सो नो बडी कैन रिमूव यू एज वेल. And the president has the authority to transfer a governor from one state to another, okay, for the remainder of the term. Also more than one state का आपको गवर्नर बनाया जा सकता है. Okay, this was also added later on via the 7th Amendment Act. And a governor can continue in office beyond the 5-year term and until a successor assumes charge, and the president can make provision for the discharge of the governor's function in any contingency not provided for in the constitution, such as the death of sitting governor. So डेथ ऑफ प्रेसिडेंट के लिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन डेथ ऑफ गवर्नर के लिए कोई वाइस गवर्नर है हु कैन टेक चार्ज एज द एक्टिंग गवर्नर. देर इज नो वाइस गवर्नर और द डेप्यूटी गवर्नर. सो व्हाट वी डू इज कि कुछ ऐसा दिया नहीं है कि डेथ ऑफ गवर्नर में क्या होगा. तो सिंपली क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ अ सिटिंग गवर्नर, तो टेम्पररली चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर एंड इमीडिएटली somebody else is appointed. अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, नॉमिनेशन प्रोसेस है, बहुत सिंपल है. इसमें आपको कुछ करना नहीं है. ओनली डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है आप गवर्नर को अपॉइंट कर सकते. ओके. What are the power and function? So very similar to the president, but in the state. All executive actions of state government are taking in the governor's name. हमने सेंटर में क्या पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्शंस है इट इज टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम. ऑल द ट्रीटीज आर साइंड इन प्रेसिडेंट्स नेम, but in the state it is taken in the governor's name. And the governor can specify rules for authenticating orders and other instruments made in his name. He has the authority to make rules for the convenient transaction of state government business and for allocating said business among minister. तो ये जो business transaction rule है, is this absolute or is it dependent on the aid and advice of the chief minister and his council? Again, aid and advice. तो गवर्नर साहब जो हैं वो भी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं. वेरी सिमिलर टू, ओके, वेरी वेरी सिमिलर टू योर प्रेसिडेंट. ओके, क्या ये चीज क्लियर है? And he appoints the chief minister and other minister who holds office at the governor's pleasure. Okay, तो चीफ मिनिस्टर जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रखते हैं, बट दैट प्लेजर लिटरल? तो ये चीज है. यहां जो है चीफ मिनिस्टर, ओके, चीफ गवर्नर्स प्लेजर का मतलब टिल द टाइम ही हैज द मैंडेट, टिल द टाइम द चीफ मिनिस्टर हैज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड ही हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. तो वहां गवर्नर का प्लेजर जो है, वहां पर गवर्नर का जो प्लेजर है वो क्या रहेगा, वो बना रहेगा. एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन स्पेसिफिक स्टेट. ओके, तो यहाँ फिफ्थ शेड्यूल स्टेट्स आपने याद होगा, हमने बात की थी फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, बोथ ऑफ देम दे पर्टेन टू द ट्राइबल एरियाज एंड स्पेशल एरियाज. सो ये जो है यहाँ पर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा,
वहां पर जो है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे उस स्टेट के गवर्नर्स। और एक्सक्लूडिंग बिहार क्यों लिखा हुआ है? पहले बिहार इंक्लूडेड था बिकॉज झारखंड वॉज पार्ट ऑफ बिहार, सो बिहार हैड अ वेरी वेरी लार्ज ट्राइबल मेजोरिटी। आज के डेट में बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो बिहार में बहुत छोटे लेवल पे ट्राइबल्स बचे हैं, तो देर इज नो नीड फॉर ए सेपरेट ट्राइबल मिनिस्ट्री, ओके, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री। एंड ही अपॉइंट्स द स्टेट्स एडवोकेट जनरल। ये याद है, एडवोकेट जनरल वी हैव ऑलरेडी डन इन द अटॉर्नी जनरल क्लास, उसमें ही मैंने बता दिया था आपको। यस। State election commissioner, he appoints the commissioner and sets their service condition and tenure, but removal is that of a high court judge. तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आप एज ए हाई कोर्ट जज की तरह हटा सकते हैं। ओके okay? जैसे हाई कोर्ट जज कहां से हटता है? कैन द हाई कोर्ट जज बी रिमूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर? द आंसर इज नो, he has to be removed by the parliament only. Okay. Then he appoints members and chairmen of the state public service commission, but appointment governor की है, please remember. SPSC, that is state public service commission, appointment can be done by the governor, but he can only be removed by the president. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ he acts as the chancellors of universities in the state and appoints the vice chancellors of the state university. He can recommend the imposition of a constitutional emergency in the state. ये कहां पर है? यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 356 एंड 365। तो 356 और 365 है क्या? ही कैन मेक अ रिपोर्ट, द गवर्नर कैन मेक अ रिपोर्ट। यस। तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। और जनरली ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, ये किसके रिपोर्ट के बेसिस पे होती है? A report is being sent, it is based on the governor's report. Okay. ये जो है गवर्नर के रिपोर्ट के बेसिस पे आप करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है? गवर्नर्स कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वेरी सिमिलर टू द प्रेसिडेंट एज ही कैन डू विद द पार्लियामेंट। द ओके, डिसॉल्व, बट इन डिसोल्यूशन आपको पता है ना, सिर्फ डिसोल्यूशन लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्स, इट कैन ओनली बी prorogued. Okay. Inaugural address. He addresses the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session each year. Very similar to the president, like he addresses the parliament. And he can send message to the house regarding pending bills or other legislative matters. And he appoint members to preside over the assembly और काउंसिल प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। जब स्पीकर नहीं रहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन दैट केस ही कैन अपॉइंट समबडी टू ओवरसी द प्रोसीडिंग्स, ओके, एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। Then he can also nominate 1/6 of the members of the state legislative council from among persons with special expertise in various fields. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस जिस स्टेट में होता है, वहां पर 1/6 ऑफ द मेंबर्स वो गवर्नर के द्वारा या गवर्नर के डिस्क्रेशन पे दे आर अपॉइंटेड, ओके, दे आर नॉमिनेटेड रादर। और पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी वो अपॉइंट करते थे, बट उसके बाद जो है अभी ये डिसकंटिन्यू हो गया, ओके। नहीं नहीं नहीं, गवर्नर इज नॉट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो तो यहाँ डेप्यूटी गवर्नर नहीं ना है, वो अलग से बनता है। गवर्नर इज नॉट द इज द प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इट इज द वाइस प्रेसिडेंट। उसका पैरेलल कुछ है ही नहीं ना। जैसे मैंने इनिशियली आपको क्या बताया, मैंने आपको इनिशियली ये बोला कि जैसे प्रेसिडेंट साहब है वैसे गवर्नर साहब है, बट इन द स्टेट बाउंड्रीज, विद इन द स्टेट बाउंड्रीज। तो अगर आप वो पैरेलल भी ड्रॉ करोगे तो राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट है, एंड देर इज नो वाइस प्रेसिडेंट लाइक पोस्टिंग इन द स्टेट्स, देर इज नो डेप्यूटी गवर्नर और वाइस गवर्नर, ओके। और हर एक और चीज है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या कैसे अपना स्पीकर इलेक्ट करेगा? अपने में से। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है
वो अपना स्पीकर कहां से इलेक्ट करेगा? विद इन देयर ओन मेंबर? यस और नो? ओके, क्या ये चीज क्लियर है? राइट। ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज बीन डिसकंटिन्यूड, अब बचे नहीं ना। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पहले होता था। सब एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? दीज पीपल, दे वर हाफ हाफ ब्रिटिशर, हाफ इंडियंस, और ब्रिटिशर्स हु वर बॉर्न इन इंडिया। तो ये जो एंग्लो इंडियन है, ओके, ये जो एंग्लो इंडियन है, ये बेसिकली अब खत्म हो गए हैं या बहुत बूढ़े हो गए, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, ओके, जो है थोड़े बहुत बचे हैं, दैट्स इट। ओके, ऑलराइट। Decision on disqualification. So he decides on the disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission. तो ये member disqualification कौन करता है? गवर्नर, in consultation with the election commission decide करता है whether this particular member of the state legislature, एमएलए साहब, क्या ये डिस्क्वालीफाई होने के लायक हैं या नहीं। ओके। एंड बिल असेंट एंड रिजर्वेशन, सो ही कैन व्हाट हैपन, जब बिल मान लिया पास हो गया स्टेट लेजिस्लेचर से, सो ही कैन आइदर असेंट टू द बिल, ही कैन विथहोल्ड अ बिल, ही कैन रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, एक्सेप्ट मनी बिल। ओके, और इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होता है, ध्यान से सुनना। गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर होता है, दैट दे मे रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द presidential reconsideration. Can the president reserve a bill for somebody's reconsideration? No. Only the governor can. एक एक्स्ट्रा पावर आप कह सकते हो कंपेयर टू द प्रेसिडेंट, एक एक्स्ट्रा पावर आपके पास आ जाता है एज द गवर्नर, कि आप प्रेसिडेंट जो है उनके लिए कंसिडर कर सकते हो, उनके कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हो। और ये इसके लिए कौन सा बिल होता है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज? ऐसे तो कोई भी बिल हो सकता है, लेकिन जनरली दोज हु आर infringing on the fundamental rights, opposing the DPSP, against national interest and security, or of grave national importance, or concerning compulsory acquisition of property। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बार रिजर्व हो गया, एक बार गवर्नर ने रिजर्व कर लिया बिल, यस यू आर करेक्ट, आर्टिकल 200, तब गवर्नर का कोई रोल होता है? बचा। एक बार गवर्नर ने रिजर्व कर लिया, तो क्या गवर्नर का कोई रोल बचता है? नहीं बचता है। अब जो है प्रेसिडेंट साहब बात करेंगे, प्रेसिडेंट जो है ही विल टॉक विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, और ये कहां पर है? ये बताया गया है आर्टिकल 201 में। आर्टिकल 200 में एक ऑप्शन है क्या? आर्टिकल 200 में एक ऑप्शन है दैट द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, बट नाउ द गवर्नर इज आउट ऑफ द पिक्चर। अब जो है अंडर आर्टिकल 201, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन रहेगा, आइदर ही कैन असेंट टू द बिल, he can withhold his assent and reject the bill, or he can return it for reconsideration. Now यहां पर आप समझिएगा कि अगर रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देन द स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू रिकंसिडर इट विद इन 6 months। और अगर उसको पास कर दिया, ध्यान से समझिए, अगर उसको पास कर दिया फिर से with no changes, तो is the president bound to accept it? Is the president bound to accept it? The answer is no। ये आपको याद है प्रेसिडेंट साहब के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पार्लियामेंट अगर कोई बिल दे प्रेसिडेंट साहब को, एंड ही रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, and then it is passed again by the parliament, and it is sent to the president, then is he bound to accept it? Parliament, I am saying, then is he bound to accept it? The answer is yes, Sidak has got it। पार्लियामेंट ने बिल भेजा, ट्रांसमिट किया प्रेसिडेंट साहब को, आफ्टर पासिंग इट इन बोथ हाउसेस,
when you go to the that bill will go to the president and he returns it for reconsideration, and then it again goes to the president by the parliament, तब वो बिल क्या उसको वो रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है, क्या उसको एक्सेप्ट करना होगा? इज ही बाउंड टू एक्सेप्ट इट? द आंसर इज यस, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट। लेकिन अब ध्यान से समझिए, मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ने गवर्नर को भेजा बिल, गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट को दे दिया वो बिल कह के कि आई एम रिजर्विंग इट फॉर यू, एंड देन गवर्नर गोज आउट ऑफ द पिक्चर। नाउ द प्रेसिडेंट इज टॉकिंग विद द स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज असेंट, the president can withhold his assent, or the president can return it for reconsideration. But when he gives it back for reconsideration and then the state legislature again passes it, is he bound to accept it in this case? Is the president bound to accept it? The answer is no. तो ऐसे समझो कि स्टेट की कोई औकात नहीं है प्रेसिडेंट के सामने, पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा औकात है। इसीलिए पार्लियामेंट ने एक बार फिर पास कर दिया बिल आफ्टर इट इज रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, देन द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट इट। ओके, देन ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद अगर स्टेट ने भेज दिया, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया है बाय द प्रेसिडेंट, आई एम सेइंग बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है वो ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द अगेन पास्ड बिल बाय द सेकेंड टाइम पास्ड बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ये चीज क्लियर है? सो इफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मैं ध्यान से फिर से बता रहा हूं, इफ स्टेट लेजिस्लेचर, if state legislature passes the bill sent for reconsideration by president again, okay, the president is not bound to give assent and can still withhold approval. ये चीज सबको समझ में आई यहां से लेके यहां तक? अब मुझे बताइए नहीं आया है तो? ये चीज समझ में आई? मैंने बोला कि ये दो स्टेप प्रोसेस है। एक तो सबसे पहले गवर्नर साहब ने अपना जादू चलाया, उनके पास चार ऑप्शन थे, ओके, जिसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौथा ऑप्शन चूज करके प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। गवर्नर साहब पीछे हट गए, अब ये कह रहे कि मैं, अब बात करिए, प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में बात होगी। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है? प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट जिसके तहत बिल रिजेक्ट हो जाएगा, रिटर्न द बिल, ये तीसरा ऑप्शन। बट इफ ही रिटर्न्स द बिल, if he returns the bill and the state legislature again passes it within 6 months in the similar with the similar content, is he bound to give his assent or not? He is not bound to give his assent, he can still withhold it. यहां पर ये चीज समझ में आया सभी को? क्या ये चीज समझ में आया? जस्ट लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट। ही कैन रिजेक्ट इट ऑल्सो। अगर वापस देखो, मैं प्रेसिडेंट हूं, आप स्टेट लेजिस्लेचर हो, आप, मैंने आपको बिल देखिए रिजर्व कर दिया, किसी गवर्नर ने, मेरे पास आ गया स्टेट का बिल, मैंने बोला कि फिर से रिकंसिडर करो, आपको बिल गया, आपने 6 महीने के अंदर रिकंसिडर कर लिया और फिर मुझे भेज दिया, ओके, देन आई सी इट, एम आई बाउंड टू गिव यू असेंट नाउ? Am I bound to give you assent now? The answer is no. I can still reject your bill. तो ये बेसिकली स्टेट्स को उनकी जगह दिखाता है, एक तरीके से, एक तरीके से स्टेट को उनकी जगह दिखाता है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि एक नॉर्मल बिल है स्टेट वाला, नॉर्मल बिल है स्टेट वाला, और वो चला गया गवर्नर के पास और गवर्नर सेंट इट फॉर रिकंसिडरेशन, नॉट द प्रेसिडेंट, द गवर्नर सेंट इट फॉर
reconsideration, and then the bill is passed again and sent to the governor. Is the governor bound to give his assent? Is the governor bound to give his assent? The answer is yes. He must give assent now. द ओनली टाइम, देखिए ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे कह रहा हूं, द ओनली टाइम द बिल कैन बी सेंट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, पास्ड अगेन, एंड देन इट can or cannot be given assent is when the president asks the state legislature to reconsider a bill. In cases where the parliament has reconsidered it, the president has to give assent. In cases where the state legislature has reconsidered it for the governor, then the governor is bound to give assent. The only case where the constitutional authority is not bound to give his assent even after reconsideration is when the president is dealing with the state legislature upon a bill being reserved for him or her by the governor. ये लाइन समझ में आया? क्या ये लाइन समझ में आया? ओके, अब लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट. धड़ल्ले से कहो मुझे नहीं समझ में आया, या समझ में आ गया वो भी बताओगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूं. ओके, सो प्रेसिडेंट जो है, he is not bound to give his assent even if the bill is returned back after reconsideration. ठीक है. ओके, ऑर्डिनेंस प्रोम्युलगेशन जस्ट हमने लास्ट क्लास में किया था. सो ही कैन प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, which must be approved within 6 weeks of the legislature reassembling. Okay, तो जिस तरीके से सेंटर पे काम करता है ऑर्डिनेंस, वेरी सिमिलर स्टेट लॉज के लिए ऑर्डिनेंस आपका काम काम कहा करता है, स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ठीक है. द स्टेट कमीशंस रिपोर्ट जो है, जो स्टेट कमीशन जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कैग वगैरह की जो रिपोर्ट होती है, वो गवर्नर साहब स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं. फाइनेंशियल पावर में गवर्नर इंश्योर दैट द स्टेट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. ओनली विद गवर्नर्स प्रायर रिकमेंडेशन कैन मनी बिल्स बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर. No demand for grants can be made without the governor's recommendation, emphasizing the governor's control over financial proposals. Okay, उसके साथ साथ जो है, okay, all right, yes, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस. सो कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है उसके पहले आपको गवर्नर का रिकमेंडेशन जरूरी होता है. ठीक है. एंड गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू मेक एडवांसेस फ्रॉम द स्टेट्स कंटिजेंसी फंड. जैसे आपने याद है कंटिजेंसी फंड हमने पढ़ा था. व्हाट इज द लिमिट ऑफ कंटिजेंसी फंड? आज के डेट में कंटिजेंसी फंड में कितने पैसे आपने डाल रखा है? 3,000 करोड़ रुपीज. ओके, सॉरी 30,000 करोड़ रुपीज. यस, 30,000 करोड़ रुपीज आपने डाल रखा है. पहले स्टार्ट कहां से किया था? 2005 में 5 करोड़ था. उसके बाद जो है इसको बढ़ा के 500 करोड़ किया गया. कोविड में थोड़ा सा हमें पता चला कि इतना काफी नहीं है इन मेजर डिजास्टर, तो 30,000 करोड़ रुपीज जो है हमारा कॉन्टिजेंसी फंड में है. तो उसी तरीके से स्टेट के पास भी अपना कॉन्टिजेंसी फंड होता है टू मीट एनी अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर. देन फिनेंस कमीशन. सो इट स्टेट के लिए फिनेंस कमीशन एवरी 5 years में. तो यहां पर समझिए कि जो सेंटर का फिनेंस कमीशन होता है, यूनियन का फिनेंस कमीशन, इट इज फॉर डेवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम द यूनियन टू स्टेट्स. यूनियन से स्टेट्स में पैसे कैसे बटेंगे, फिर स्टेट्स को जो इंडिविजुअल स्टेट्स है वो डिसाइड करता है कि आप जो है स्टेट फिनेंस कमीशन से कैसे पैसे आप बांटेंगे टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. आईएएस बनिएगा when you will become an IAS officer. So when you are a pretty senior IAS officer, after 15-20 years, you can be appointed to the State Finance Commission as well. Okay. उसके साथ साथ जुडिशियल पावर भी होता है. ओके, जुडिशियल पावर जो है, ओके,
जुडिशियल पावर में पार्डनिंग पावर है, गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट अंडर स्टेट लॉ। स्टेट लॉ के अंदर ही कैन डू इट, ओके। और द दिस पावर इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव चेक ऑन द जुडिशियरी। लेकिन गवर्नर का जो पार्डन होता है, कैन द गवर्नर पार्डन आर्म्ड फोर्सेस पीपल or people who are given punishment by armed forces tribunal? The answer is no. Can the president pardon those people who are basically given punishment by the armed forces tribunal? The answer is yes. Okay, that is correct. Okay. और क्या गवर्नर साहब जो हैं वो पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंसेस को, कैपिटल पनिशमेंट को? ओके, द आंसर इज नो। ओके, आंसर क्या है? आंसर नो है। ही कैन बेसिकली रेमिट, रिस्पाइट, रिप्राइव, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, ही कैन रेमिशन ऑफ सेंटेंस, रिस्पाइट, रिप्राइव, ऑल दीज थिंग्स कैन बी देयर। अब यहां पर जो है गवर्नर साहब का पार्डन दो जगह पे नहीं काम करता है। एक है पार्डनिंग डेथ सेंटेंस। पार्डन मतलब, पार्डन का मतलब क्या होता है? अगर मैं डेथ डेथ रो पे हूं एंड आई एम पार्डन्ड, तो कल मैं कहाँ जाऊंगा? जेल जाऊंगा कि घर जाऊंगा? कल मैं अगर मान लिया कि आज मुझे पार्डन मिल रहा है, मैं डेथ रो पे हूं, तो आई विल बी गोइंग होम टुमारो। आई पार्डन, सजा खत्म, मेरी सजा जो है खत्म। कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ पनिशमेंट एंड कन्विक्शन। ठीक है, आई थिंक केहर सिंह केस समुद्रगुप्त बाई हैड कोटेड, राइट? उसके बाद जो है, उसके बाद एक और जगह पे क्या है, यहां पर इनका जो स्कोप है, ये काम कहाँ नहीं करता है? कोर्ट मार्शल में। यहां पर इनका लिमिटेड है। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर ये काम नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर, पार्डन ऑफ डेथ सेंटेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नर। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर। वो क्या प्रॉब्लम है? 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था, इन दैट इट सेड कि गवर्नर हैज द पावर टू पार्डन इवन डेथ सेंटेंसेस। तो हम क्या करेंगे यूपीएससी के लिए? हम यूपीएससी के लिए सबसे सेफेस्ट रूट है लक्ष्मीकांत में जो लिखा है उसको फॉलो करना। और लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है? कैन द गवर्नर पार्डन ए डेथ सेंटेंस? द आंसर इन लक्ष्मीकांत इज नो। ये देखो बहुत फिर ट्रिकी हो जाएगा। अभी अगर मैं कह दूं कि वो 2022 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट इज करेक्ट, तो फिर इट इज बेटर टू बी रॉन्ग विथ मल्टीपल पीपल देन टू बी एट रिस्क, ओके, इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप नो करके आएंगे, गवर्नर के पास पावर नहीं है पार्डनिंग का। गवर्नर, मैं फिर कह रहा हूं, फॉलोइंग द लक्ष्मीकांत एंड ऑल द मेजर बुक्स, गवर्नर के पास पावर नहीं है पार्डन करने का डेथ सेंटेंस। कंफ्यूज मत होइएगा। ही प्लेज अ कंसल्टेटिव रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। उसके साथ साथ ही इज इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। जुडिशियल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट जो है वहां पर भी हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन के बाद होता है। वीटो पावर, सो इनके पास क्या क्या वीटो है? एब्सोल्यूट वीटो, ही कैन विथहोल्ड असेंट टू अ बिल। सस्पेंसिव वीटो, he can return a bill, accept money bill for reconsideration, and if the legislature passes the bill again, the governor must assent to it. Then pocket veto. तो गवर्नर डज नॉट हैव द पॉकेट वीटो एज डिस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट। कंसेप्ट ऑफ पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट डिले, मतलब उस पर बैठ जाना। तो ये चीज जो है, ओके, ये चीज जो है गवर्नर्स के लिए एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं है। rather what he can do, he can either assent, he can withhold assent, return it for reconsideration, or reserve it for precedent. The moment this bill is reserved by the governor for the president, please remember this, he relinquishes any further role in their enactment. अब जो है स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टली प्रेसिडेंट से बात करेगी पूरे केस में। ओके,
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये जस्ट हमने अभी कंप्लीट कर लिया था, तो वी डोंट थिंक इसको जो है हम लोग को करना चाहिए। पार्डनिंग पावर हमने एक्सक्लूजन बता दिया आपको, कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस जो है उसको छोड़ के पार्डनिंग पावर इज सिमिलर फॉर द गवर्नर एंड दिस इज फॉर द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। जो स्टेट लॉ के लिए है, सॉरी नॉट स्टेट लिस्ट बट स्टेट लॉ के जो सब्जेक्ट्स है उस पे पार्डन कर सकता है, एक्सेप्ट गवर्नर्स पार्डनिंग पावर डज नॉट एक्सटेंड टू सेंटेंस ऑफ डेथ, और गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स इन केसेस ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस बाय ए कोर्ट मार्शल। ये दोनों चीज जो है प्रेसिडेंट साहब के पास प्रेजेंट है। और प्रेसिडेंट्स का पावर जो है वो ब्रॉडर है बिकॉज ऑफ दिस, व्हाई, बिकॉज इट इंक्लूड्स कोर्ट मार्शल एंड डेथ सेंटेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर कहां कहां से आता है, तो आर्टिकल 154 से हमें एग्जीक्यूटिव पावर पता चलता है, दैट गवर्नर जो है वो ही सिट्स एट द टॉप ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसको एड एंड एडवाइस के थ्रू काम करना है, एंड द गवर्नर ही विल ऑपरेट अंडर एड एंड एडवाइस। सो इज एड एंड एडवाइस बाइंडिंग of the chief minister on the governor? Is the aid and advice of the chief minister and his council of minister binding on the governor? The answer is yes. Okay, except in discretionary situations. Okay. Collective responsibility. Council of minister is collectively responsible to the state's legislative assembly, and the governor has explicit constitutional provision to act at their discretion in certain situation, a flexibility which is not there for the president. तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना गवर्नर का, ये एक ऐसा केस है विच इज बिगर देन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, कैन आई से दैट पार्लियामेंट हैज बेटर होल्ड ऑन द प्रेसिडेंट when compared to state legislatures hold on the governor? Can I say like this? तो ये क्या बताता है हमारा कंट्री कैसा कंट्री है? ये बताता है कि हमारा कंट्री इट्स अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ यूनिटरी टिल्ट। यूनियन इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। यूनियन इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ऑलराइट। So, post the 42nd Amendment Act, the President is bound by ministerial advice, whereas no similar provision explicitly binds the governor, which allows for certain discretionary decisions. Although it has been said by multiple cases that the governor will act on the aid and advice, but there is no constitutional sanction for that. So, उसके वजह से गवर्नर साहब को थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिशनरी डिसीजन का पावर आ जाता है। उसमें डिस्क्रिशनरी डिसीजन कहां कहां है? रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट, imposition of president's rule, okay, imposition of, and he can recommend the imposition of president's rule in the state. All right. Union territory administration, so he may act in their discretion when administering and adjoining union territory. तो ये कहां पर होता है? ये जनरली हमें कहां देखने को मिला है? तमिलनाडु, पुडुचेरी। तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब हैं उनको पुडुचेरी का भी कभी कभार दे दिया जाता है बाहर, और उस केस में जो है इस इनका डिस्क्रेशन वहां चलता है पुडुचेरी में। एंड ही डिसाइड्स द रॉयल्टी अमाउंट पेएबल टू द ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, इनके पास सिचुएशनल डिस्क्रेशन भी है विच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जैसे प्रेसिडेंट साहब के पास अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। ओके, वाई विल द गवर्नर कॉन्ट्रैक्ट द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट का काम तो सिर्फ एक्स ऑफिशियो है। ये होता क्या है ना कि देखिए, ट्राइबल काउंसिल्स, देयर आर सर्टेन ट्राइबल काउंसिल्स, ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल्स हैं जो मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है ना, अगर ट्राइबल लैंड से आपका मिनरल एक्सप्लोर हुआ है और उससे कोई मिनरल निकाल रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी मिलती है ट्राइबल काउंसिल को, और फिर ट्राइबल काउंसिल जो है अपना काम करता है। ओके, अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखता है, विच इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर एडमिनिस्ट्रेशंस। ओके, यस, यू कैन से कि गवर्नर कन्वेंशन एंड केसेस, ये बहुत सारे केसेस भी हुए हैं ऐसे जहां पर एड एंड एडवाइस जो है, एड एंड एडवाइस लिखा हुआ है,
एड एंड एडवाइस तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंडिंग. ही हैज टू हैव, ही हैज टू एक्ट. ओके, तो वो बाइंडिंग वाला कन्वेंशन है. बाइंडिंग वाला क्या है? कन्वेंशन है. वेराज आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सेप्ट द एडवाइस. वेराज द गवर्नर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड. दोनों एड एंड एडवाइस से काम कर रहे हैं, बाय द वे. अब समझ में आया द डिफरेंस? सो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, यहां पर जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट होता है इफ नोबडी हैज अ क्लियर मेजोरिटी और द सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज पास्ड अवे विदाउट अ क्लियर सक्सेसर. देन डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ इट फेल्स टू प्रूव इट्स कॉन्फिडेंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इसको हम कुछ कहते हैं, याद है हमने बात किया था फ्लोर टेस्ट के बारे में. ओके, प्रेसिडेंट बाउंडेड है, दैट वाज इंसर्टेड वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. गवर्नर के लिए ऐसा कुछ लगाया नहीं गया था. वाई? बिकॉज गवर्नर इज एनीवेज द पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. So dissolution of state legislative assembly, particularly when the council of minister has lost its majority, indicating the need for fresh elections to restore stability. तो इस केस में जो है वेरी सिमिलर, इनका जो सिचुएशनल डिस्क्रेशन है इट इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट. बट ये सारा जो एरिया ऑफ डिस्क्रेशन है, रिजर्वेशन ऑफ बिल, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन, all these things are extra when compared to president. कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है गवर्नर की विच आर डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. स्टेट वाइज डिफर करता है. हर स्टेट के गवर्नर को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जैसे कि एस्टैब्लिशिंग सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर रीजन्स लाइक विदर्भ, मराठवाड़ा इन महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र कुछ इन गुजरात, addressing law and order in states like Nagaland and Arunachal Pradesh, particularly during internal disturbance, managing the administration of tribal areas in Assam, and ensuring administration of hill areas in Manipur. तो हिल एरिया समझ रहे हो क्यों मणिपुर में? मैंने आपको एक शायद एक क्लास ली थी, आप थे या नहीं थे, बट एक क्लास ली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो मणिपुर है ना, उसका बीच में इम्फाल वैली है. इम्फाल वैली है बीच में, जहां पर आपके मैतीज रहते हैं. और हिल्स पे कौन रहता है? कुकीज और नागाज. द कुकी एंड द नागाज दे लिव इन द हिल एरिया, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है. ओके. एंड इंश्योरिंग पीस एंड promoting the social and economic advancement of various population section in Sikkim, and establishing a separate development board for the Hyderabad Karnataka region. वाई हैदराबाद कर्नाटक रीजन? बिकॉज जो नॉर्थ वाला एरिया है ना कर्नाटका का, दैट इज ऑल्सो अ बिट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कंपेयर टू अदर स्टेट्स. ओके, ऑल राइट. सो टेस्टिंग, आई थिंक दिस इज डन मोर और लेस. वी हैव कंप्लीटेड, गवर्नर इज डन. ये सारा आपका जो है कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विच हैव ऑलरेडी बिन डिस्कस, उसको आप देख सकते हैं. द हैंड आउट हैज बीन प्रोवाइडेड. ओके, so I think we can stop now.